नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास और एक सुपर शो में। राजनीति के योद्धाओं का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, टीकमगढ़ की उस लड़की का किस्सा सुनहरे अक्षरों में नजर आएगा। वो लड़की कभी गांव में भागवत कथा सुनाती थी। उसके तेवर और वाणी महारानी को बहुत भाती थी। फिर क्या था, वो आध्यात्म से राजनीति की राह में मुड़ गई। 80 के दशक में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गई। राम भक्तों में अलख उसी ने जगाई थी। मंदिर वहीं बनेगा, ये सौगंध राम की खाई थी। उसकी एक आवाज पर न जाने कितने भक्त मर मिटे थे। एक दौर था जब उसके भाषणों के ऑडियो कैसेट तक बिके थे, जिसकी शक्ति ने दिग्गी राजा का सिंहासन हिला दिया। मध्य प्रदेश में एक दशक के बाद कमल खिला दिया। एक ऐसी नेता जो अपनी बात पर अड़ गई तो अड़ गई, आंच उसूलों पर आई तो अक्सर अपनी ही पार्टी से लड़ गई। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता, बेहतरीन वक्ता, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, देश की पूर्व कैबिनेट मंत्री उमा भारती जी का स्वागत है। दीदी आइए, उमा जी आइए, स्वागत है। आइए, जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आइए, उमा भारती जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिए आप। दीदी आज हमारे साथ आई हैं हमारे खास शो में एंड 5 में। हमारे यहाँ पर एडिटर्स हैं, आप सबको जानती हैं। जयशंकर जी हैं, अशोक जी हैं, शंभुनाथ जी हैं, अभिज्ञान जी हैं, राम कृपाल जी हैं। दीदी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं, आपके आने से पहले मैं इन बच्चों से कह रहा था कि आज वाली सादगी देखकर उमा जी का तेवर का जो अंदाजा है वो मत लगा लेना। अपने जमाने की ये एंग्री यंग वुमन रही हैं। दीदी वो इमेज भी थी एक। मतलब आपका प्रोग्राम शुरू हो गया? जी जी जी। ओह अच्छा तो मैं इसका जवाब दूं आप चाहे? जी बिल्कुल। एंग्री यंग वुमन रही नहीं, मैं तो हूं अभी भी एंग्री यंग वुमन। ये अच्छी बात यह है ना कि बहुत सारी लड़कियां यहाँ बैठी हैं। ये बड़ी ख़राब बात है कि आप 60-65 साल के नेता को तो युवा कहेंगे, तो मैं कहाँ से यंग नहीं रह गई हूँ? मैं भी यंग हूँ। बताओ, ये बड़ी ख़राब बात है कि महिलाओं को ये बस 50 पार हुई और वो एंग्री ओल्ड वुमेन में कन्वर्ट हो गई। नहीं साहब, अपन 85 साल में भी एंग्री यंग वुमेन ही रहेंगे, हम बताएं। अच्छा, मैं इन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी ही पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ती थीं, तो फिर विरोधियों का क्या हाल होता होगा, ये अंदाजा लगाना भी जरा मुश्किल नहीं होगा? नहीं, इतना क्या था, सच्ची बताएं आपको, क्योंकि ये बच्चे सामने जो बैठे हैं ये बिल्कुल मेरी आत्मा का अंश जैसे, ये बिल्कुल समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी का विरोध करती थी। मैं जो उचित होता था उस पर टिक जाती थी कि यही सही है। अब आप उसको समझ लो कि जो उसके बारे में सोच रहा है कि मैं सही नहीं कह रही हूँ, तो उसको लगेगा मैं उसका विरोध कर रही हूँ। मैं जो कहती थी मैं उसको सुनिश्चित करती थी कि ये बात सही है, तो मैं कहती थी या तो मुझे गलत साबित करो या नहीं तो मैं जो कहती हूँ वो होने दूँ। अब आप उसको जिस रूप में ले लो। दीदी, भारत के 70% भूभाग पर बीजेपी की सरकार आ गई। अयोध्या में राम मंदिर बन गया। जो एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी थी वो कोर्ट में फेल हो गई। उमा भारती जी की सारी सौगंध पूरी हो गई या अभी कुछ बाकी है? अब असली बात तो शुरू होनी है। जो थोड़ी सी शुरू हो गई लेकिन अभी पूरी होनी है, वो है राम मंदिर से राम राज्य की ओर। राम मंदिर तो एक मंदिर है, उसके अंदर रामलला विराजमान हो गए हैं, लेकिन झोंपड़ियों में जो बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई मिल रही है कि नहीं, उनको सरकारी अस्पतालों में अच्छी दवाई मिल रही है कि नहीं, गरीब आदमी को थाने में ठीक से FIR दर्ज कराने की सहूलियत मिल रही है कि नहीं, महिलाएं निर्भय होकर के विचरण कर पा रही हैं कि नहीं, लोगों को
अगर कोई परेशानी ज़िंदगी में आती है तो जिसको सुना रहे हैं वो उसका निदान करने की शक्ति रखता है कि नहीं। राम राज्य का मतलब है जहाँ विषमता नहीं है, डिस्पैरिटी नहीं है, और अभी बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। लेकिन आप ये अभी कोरोना काल में हमने देखा है ना, इन बच्चों ने भी देखा है, लाखों लोग डेथ मार्च किए थे। गरीब मजदूर तबके के जो लोग थे उनको पैदल चलाया गया था जिन राज्यों में वो मजदूरी कर रहे थे, वहाँ से जहाँ के वो निवासी थे वहाँ तक के लिए। और एक तरफ हमने इसी भारत में वो दुनिया देखी थी उसी समय जिसमें अमीर लोगों ने अपने कुत्तों को हवाई जहाज़ों में बिठा करके भेजा था। तो ये तो रामराज नहीं हो सकता ना, इतनी बड़ी डिस्पैरिटी के साथ रामराज नहीं हो सकता। लेकिन दीदी रामराज का मतलब है सबको समान रूप से जीवन जीने का अधिकार मिले, सुविधाएं मिले। दीदी लेकिन 11 साल से ज़्यादा आपकी सरकार को हो गए, आपको लगता है कि डिस्पैरिटी ख़त्म हो रही है अभी, जो आपने डिस्पैरिटी का अभी जिक्र किया? मैंने आपको जब ये बात कही तो मैंने ये भी कहा कि यह प्रक्रिया शुरू हुई जब मोदी जी ने सरकार बनाई, तो उन्होंने जो बातें कही मैं तो उनको बहुत गौर से सुन रही थी। जब वो पहला भाषण उनका पार्लियामेंट के अंदर हुआ तो मैं बहुत सजग थी कि ये क्या कह रहे हैं। और उस समय जो उन्होंने बात कही थी कि विकास तब ज़मीन पकड़ता है जब वो एक पब्लिक मूवमेंट बनता है, और जब तक वो जन अभियान नहीं बनेगा विकास, तब तक विकास एक सरकारी फाइल का हिस्सा हो जाता है। इसलिए उन्होंने ये बात कही थी कि कितनी शहादतें हुई थी आज़ादी के लिए, लेकिन अंत में स्वतंत्रता तब मिली थी जब गांधी ने आज़ादी की लड़ाई को जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी। तो विकास को भी जन आंदोलन बनाना होगा। जन आंदोलन का मतलब है कि विकास में सबकी भागीदारी करवानी होगी, जो किस तरह की योग्यता रखता होगा। तो मुझे लगता है कि मोदी ने तो अपने पहले ही दिन वो बात कह दी, और वो उस एजेंडा पे चले भी। जैसे स्वच्छता अभियान है, वो जन भागीदारी के बिना नहीं हो सकता था। वो जोला वो योजना है, वो जन भागीदारी के बिना नहीं हो सकती थी। ऐसे कितने काम है जो जन भागीदारी के बिना हो ही नहीं सकते थे। और एक प्रकार से ये बात शुरू हो गई जो मोदी जी ने कही थी। उमा जी, अब देश में एक नया विमर्श है, और वो ये है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो ये मानती हूँ कि आतंकवाद जो है वो अधर्म है और पाप है। इसलिए मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कोई और दूसरे धर्म का आतंकवादी होगा। जो आतंकवादी होगा वो आतंकवादी होगा, और उसकी एक ही सज़ा होती है कि उसने जिस प्रकार की क्रूरता अपनाई है, कानून अपना पूरा काम उस क्रूरता के बारे में करे। इसलिए हिंदू धर्म के साथ में आतंकवाद का शब्द जोड़ना तो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हिंदुओं ने तो सर्वे भवन्तु सुखिना, जो हमारा पाठ होता है संस्कृत में सवेरे आमतौर पर जो किया जाता है, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें, सब आनंद के साथ में रहें, और हम सबकी मंगल कामना करते हैं। ऐसा चित्त रखने वाला व्यक्ति तो हिंसा कर ही नहीं सकता। इसलिए हिंदू आतंकवादी हो नहीं सकता। हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग ही गलत है। लेकिन दीदी, आप कह रही हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता, बहुत सारे साधु संत, वो ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है। अब मुझे नहीं पता वो कौन, कलर भी कह देते हैं हरा कलर है। नहीं, जो कह रहे हैं मुझे उनका स्तर पता नहीं है। अगर ये बात मोदी जी कहेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगी, अमित शाह जी कहेंगे तो दे दूंगी, जगत प्रकाश नड्डा जी कहेंगे तो मैं जवाब दे दूंगी। जिनकी अथॉरिटी है बोलने की इस विषय पर, उस अथॉरिटी के साथ जो बोलेंगे उनका मैं जवाब दे सकती हूँ। बिना अथॉरिटी के अचानक जो कुछ बोल देंगे स्पॉन्टेनियस, उनका तो जवाब देने की मैं योग्यता नहीं रखती। मैं जवाब देना नहीं चाहूँगी, वो योग्य नहीं है कि मैं उनका जवाब दूँ। दीदी, साध्वी प्रज्ञा दोषमुक्त हो चुकी हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उनको जो जख्म क्या होता है, साध्वी प्रज्ञा जो है वो दोषमुक्त हो चुके हैं। लेकिन उनको जो जख्म दिए गए उनका ये कहना है कि वो जीवन भर रहेंगे। उन्होंने काफी प्रताड़ना सही। आप भी नासिक जेल में साध्वी प्रज्ञा से मिलने गई, क्या महसूस किया था आपने तब? प्रज्ञा एक स्टूडेंट लीडर थी विद्यार्थी परिषद की, भोपाल की, और 99 जब मैंने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने मेरे चुनाव में एक जिम्मेवारी ली थी, वो काम किया था विद्यार्थी परिषद के लोगों ने। तो मैं प्रज्ञा को जानती थी, एक मुस्कुराती हुई लड़की, शांत सी लड़की। मैंने सुना कि वो मालेगांव ब्लास्ट में पकड़ी गई, तो मुझे यकीन ही न होवे कि ऐसा प्यारा सा मुस्कुराती हुई शांत सी लड़की हिंसक कैसे हो सकती है। बाद में पता लगा पकड़ी गई। बहुत दिनों तक बात समझ में ही नहीं आई कि हुआ क्या। अचानक मुझे खबर लगी कि उसको बहुत फिजिकल टॉर्चर हुआ है। तो मैंने एक महिला होने के नाते उससे मिलने का अधिकार मांगा, और वो अधिकार मुझे मिल गया। जेल वालों को ध्यान नहीं रहा कि अधिकार मैं मांग रही हूँ, मतलब उनको लगा कि सामान्य जो एप्लीकेशन होती है ना, ये वो है। उनको ये ध्यान नहीं रहा कि ये मैं हूँ जिसकी एप्लीकेशन लग रही है। जब मैं नासिक पहुँच गई और नासिक की गलियों में भीड़ लग गई ये देखने के लिए कि मैं उसको मिलने आई हूँ, तब अचानक प्रशासन ने रोका कि आप नहीं मिल सकती। तो मैं तुरंत कोर्ट में चली गई। उसी समय कोर्ट के अंदर चली गई। कोर्ट परिसर सामने आ गया और मैंने वहाँ अपना अधिकार मांगा कि मेरे पास लिखित में अनुमति है, मुझे जाना है।
और कमाल ये हो गया कि पूरे वकील भर गए साहब, कोर्ट का परिसर काला हो गया वकीलों के काले कोट से, सब मेरे साथ खड़े हो गए कि नहीं, इनको अगर लिखित में मिला हुआ है, अनुमति मिली है तो ये जाएंगी। तो मुझे अंत में जज साहब ने अधिकार दिया और मैं प्रज्ञा को मिलने पहुंची। जब मैं प्रज्ञा को मिलने पहुंची तो जो मैंने सुना था ना वो मैंने उससे पूछा, और आप यकीन करिए वो उसने मुझे नहीं बताया था। मुझे उन पुलिस इंस्पेक्टरों में से एक इंस्पेक्टर ने बताया था जो वहाँ मौजूद था जब उसका टॉर्चर होता था, और उस इंस्पेक्टर ने भी मुझे नहीं बताया था, मेरे एक परिचित पुलिस इंस्पेक्टर को बताया था। उसने जब मुझे उसकी कहानी सुनाई तो मैं इतनी हैरान थी उससे मिलने के लिए कि अगर मुझसे नहीं मिलूंगी तो मैं भारी पाप और भारी अधर्म करूंगी। मतलब दुनिया को स्त्री शरीर में जितने कष्ट पहुंचाए जा सकते हैं उसको वो सारे कष्ट दिए गए थे जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। इतना ज़्यादा उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, उसका पूरा शरीर लगभग टूट चुका था। और जब मैं उसको मिली हूँ तो मैं उसको ये सोच के मिलने गई कि वो बहुत मुझे देख के दुखी हो जाएगी, उल्टा हो गया। क्या वो कहानी वो माला लेके खड़ी थी, वो हाथ में मिठाई का पैकेट लेके खड़ी थी। कैदी को थोड़े से पैसे मिलते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो उसके आधार पर उसने वो खरीदा था, एक शॉल खरीदा था मेरे लिए। हम नहीं ले जा सके क्योंकि हमें लगा कोई जेल मैनुअल को मैं वायलेशन ना कर दूं, तो मैं अलर्ट थी तो मैं कुछ नहीं ले गई। और मैंने उसको देखा, बाप रे, मैं तो इस बारे में बोल ही नहीं सकती हूँ। मैं जो रोई हूँ उस समय पे उसको देख करके, क्योंकि जो टॉर्चर मैंने सुना था और जो सूरज मेरे क्या सामने सुना था आपने दीदी, आप बता पाएंगे क्या कहानी थी वो? मैं बता ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं चाहती ही नहीं हूँ कि प्रज्ञा ही कहे या प्रज्ञा भूल जाए अब उन बातों को। उसको जिस तरह के टॉर्चर, जैसे अब मैं एक छोटी सी एक उदाहरण दे सकती हूँ कि कुर्सी पे बैठ जाओ और कुर्सी खींच दी, उसको पता ही नहीं कुर्सी खींच गई है, वो धड़ाम से नीचे गिर रही है। एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी लग रही है कि इसके गाल पर 100 थप्पड़ मारो, और उसको 100 थप्पड़ मारे जा रहे हैं। मतलब इंस्पेक्टर थक जाता था, फिर वो कहता था साहब 50 थप्पड़ के बाद ब्रेक दे दीजिए, फिर दूसरे गाल पर थप्पड़ मारो, उसके गाल हमेशा के लिए काले हो गए यहाँ पर। जब उसको पानी मांगती थी तो उसको किसी महिला के द्वारा क्या पिलाया जाता था, आप प्रज्ञा से पूछिए ना, मेरे से मुझे क्यों खुलवाते हैं आप। और उसके गले की माला छटकने के लिए जिस तरह से उसकी गर्दन खींची जाती थी, मैं मत पूछिए आप साहब। उसको जब वो समय आता था जिसको अब हम खुलेआम बिना संकोच बोल लेते हैं, क्या बोलते हैं, पीरियड का जो समय होता है, वो जब उसको आता था तो क्योंकि अब तो वो सब्जेक्ट ऐसा नहीं रह गया कि बोल ना सके, क्योंकि बात खुल गई कि कामाख्या माई का जो पीरियड का समय आता है तो पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है उसको सेलिब्रेशन का टाइम मानती है, और प्रसाद स्वरूप वहाँ का वस्त्र प्राप्त करते हैं जो लोग वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। तो क्योंकि जगत जननी का स्थान है वो, और इसलिए उसको कुछ नहीं दिया जाता था, उसकी पूरी टांगें रक्त से सराबोर हो जाती थी। ऐसी कितने टॉर्चर हुए हैं जो बोल नहीं सकती ना। अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्यों बुलवा रहे हैं मुझसे ये सब, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज़ आप इस बात को मत बुलवाइए। लेकिन मुझे अजीब ये लगा कि रो मैं रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी। देखिए अभी मैं बात करूंगी ना मैं रोने लग जाऊंगी, आपका सब सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। मुझे नहीं अच्छा लगा उसके साथ जो हुआ, और अंत में वो निर्दोष साबित हुई। इतना टॉर्चर किसी का करना, और एक ऐसी बात पर टॉर्चर करना जिसका सबूत ही नहीं है कोई, सिर्फ एक ही बात मन में थी कि किसी तरह से एक भगवा आतंकवाद का शब्द का गठन किया जाए, फिर उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएं, उस एविडेंसेस के लिए घटना घटाई जाए, उस घटना में कुछ ऐसे इनोसेंट लोग फंसाए जाएं जिनका कोई लेना देना नहीं है, और उनको इतना टॉर्चर किया जाए जिसमें कर्नल प्रसाद पुरोहित था, जिसमें प्रज्ञा थी और जिसमें दूसरे लोग थे। इसलिए मैं प्रज्ञा के लिए, जब भोपाल के लोगों ने, आपको बताती हूँ, छोटी छोटी दीदियाँ बैठी हैं, जब वोट दिए लोगों ने तो मैंने कहा कि तुम एक वोट देख के इस पे एहसान नहीं कर रहे हो, इसके ऊपर वोट दे करके, बल्कि तुम्हारा वोट धन्य हो जाएगा जब इसको वोट मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए कुर्बानी देने को तैयार थी। और क्यों? क्योंकि उसको क्या कहा जा रहा था, मैं बेटियां बैठियां, उसको क्या कहा जा रहा था, तुम इतने नाम ले दो, बस वो नाम ले देती तो छूट जाती। उसमें कुछ अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के 2-3 बड़े नाम थे, कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम थे कि तुम इतने नाम ले दो कि ये नेता साजिश कर रहे हैं सेफरन टेररिज्म की, भगवा आतंकवाद की एक आयोजना कर रहे हैं, बस इतने नाम तुम ले दो तुम बच जाओगी। वो नाम लेने को तैयार नहीं थे, इसलिए टॉर्चर कर रहे थे। इसलिए मैं तो उस लड़की के सारे हिंदू समाज के लोगों को कहूंगी कि पांव धो दो कि पियो, तो मरने को तैयार हो गई, लेकिन नाम, झूठे नाम लेने के लिए तैयार। सब जानना चाहेंगे कौन टॉर्चर कर रहा था, किसके इशारे पर टॉर्चर? मैं इशारा क्या जानूं, मुझे नहीं मालूम। सरकार दोनों जगह पर कांग्रेस की थी, टॉर्चर कर रहे थे, पुलिस अधिकारी थे। आप क्यों चाहते हैं कि मैं किसी का नाम लूं? ठीक है, मैं आऊंगा उस पर। साजिश हो। हाँ जी। आपने कहा कि जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ा है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? अभी मैंने नहीं कहा ऐसा। नहीं, लेकिन आपने कहा था, आपने पहले कहा। हाँ, मैंने वहाँ भोपाल में कहा था, और मैं ऐसा मानती हूँ कि देखिए, जब भी आप कोई केस खत्म करते हैं तो ये बहुत गलत तरीका है कि आप ये नहीं पता लगाते, क्योंकि केस तो हुआ है, घटना तो हुई है ना, ब्लास्ट तो हुआ है ना, लोग मरे हैं उस ब्लास्ट में।
लोग मरे हैं, ये सच्चाई है। तो जो लोग बरी हो गए वो तो इनोसेंट थे, तो वो कौन है जिनने ये घटना की? जो हु किल्ड जेसिका, आप लोगों ने अगर मूवी देखी हो तो यही तो बात थी कि ठीक है जो कह रहे हैं अदालत नो वन किल्ड जेसिका, यस। तो फिर वो कौन थे जिन्होंने जेसिका को मारा? तो यही बात है ना कि ठीक है प्रज्ञा ने नहीं किया तो किसने किया? तो जिसने किया उनको पकड़ना पड़ेगा, और सब देशद्रोह के अंतर्गत जाएंगे, तो 302 में भी जाएंगे और देशद्रोह भी लगेगा उनके पर। आप देखिएगा जिनने भी किया ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि प्रज्ञा जैसे लोगों के द्वारा एक महिला है, कोमल महिला है, उसको टॉर्चर कराया जाए और वो नाम लिए जाएं जो पूरे देश को अपनी हथेली पर उठाए। उमा जी, भगवा आतंकवाद के शब्द को दिग्विजय सिंह से जोड़ दिया जाता है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैंने भगवा आतंकवाद शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया। अब वो पलटी मार गए हैं तो वो समझ रहे हैं कि देश कोमा में चला गया है या मीडिया कोमा में चला गया है। तो कोमा वाले को याद नहीं रहता ना, जैसे कहते बुआ जी याद है हम आपके भतीजे हैं, तो ऐसा हो जाता ना जब आपको एक कोमा में होता है। दीदी आपने कहा, मैं एक बार दिग्विजय सिंह का वो जो उनका बयान है वो सुनाता हूँ, जरा प्ले करिए उसको। काहे को सुना रहे हो? क्या कहते हैं? है ही नहीं ना वो। दिग्विजय सिंह तो हमको हिंदू आतंकवादी कैसे कहते हो? मैंने कहा कि कभी भी मैंने अपने जीवन में हिंदू न मुसलमान किसी को आतंकवादी नहीं किया, लेकिन संघ के लोग बोलते थे कि ये तो बात सही है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो मुसलमान क्यों होते हैं? लेकिन अब ये क्या हो रहा है, हम ये तो हमारा नारा हो गया है, हम उनसे पूछते हैं कि हर हिंदू तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब संघी क्यों है, ये हमें बता दो। उमा जी क्या कहेंगे आप इस पर? अब पता है, आप जिस व्यक्ति के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं वो व्यक्ति मेरे से 3/4 बहुमत से चुनाव हार चुके हैं, और वो दावा कर रहे थे मैं सरकार बनाने वाला हूँ। वो ये कह रहे थे उमा भारती मेरे सामने कहीं नहीं टिकेंगी, कहाँ गांव की हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये है वो है, और अंत में हुआ ये कि वो ऐसे नीचे गए कि फिर उठ ही नहीं पाए। और इसलिए आप जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं उस व्यक्ति की पहली ही घोषणा खत्म, मतलब रही नहीं, उसका अस्तित्व तो नहीं रहा था ना। उन्होंने कहा था ना कि मैं तो बहुमत फिर से प्राप्त करूंगा, उमा कहाँ मेरे मुकाबले में ठहरती है, तो बच्ची है। लेकिन आप हुआ क्या था? तो इसलिए जो आदमी पूरी पब्लिक में कहीं कहीं बात पे पलटी मार गया हो, आप उस आदमी के बारे में मेरे से कोई बात कहलवा रहे हैं। नहीं, लेकिन वो आपको छोटी बहन कहते हैं, आप उनको बड़ा भाई कहते हैं। छोटी बहन बड़ा भाई को कुछ बताना चाहेगी? छोटी बहन तो मैं कहती हूँ, जरूर कहती हूँ उनको, और उनको बड़ा भाई कहती हूँ, उनको दादा भाई कहती हूँ। और जब मैं 8 साल की थी और जब मैं प्रवचन करती थी तो उनके महल में मुझे प्रवचन करने के लिए बुलाया गया था। दादा भाई तब विदेश से इंजीनियरिंग पढ़ के आए थे। हमारी भाभी जी से उनका हालिया विवाह हुआ था और उनकी माँ ने मेरा बहुत स्वागत किया था महल के अंदर, और मैं 8 साल की बच्ची थी, मेरा बहुत सम्मान हुआ था। तब से हम दोनों के बीच में बिल्कुल भाई बहन का संबंध है। लेकिन छोटी बहन और छोटा भाई ये तो भारतीय सभ्यता की निशानी है ना। राजनीति में एक सभ्यता भी होनी चाहिए कि हम विचारधारा के विरोधी हैं, लेकिन हम एक दूसरे के शत्रु थोड़ी हैं जो एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे। तो मैं उनके खिलाफ एक ऐसा शब्द नहीं बोलूँगी जिसमें उनका अपमान हो जाए, और वो भी ध्यान रखते हैं कि मेरे खिलाफ ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिसमें मेरी बेइज्जती हो, वो नहीं बोलते। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते, ना उनने सीखा ना हमने सीखा। दीदी एक बात बताइए, लोग तर्क दे रहे हैं कि आर.के. सिंह जिन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी बनाई वो बीजेपी में हैं। अशोक चौहान जो मालेगांव ब्लास्ट के कुछ ही महीने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, एटीएस बनाई, एटीएस की जांच हुई, वो भी अब बीजेपी में हैं। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? गंगा जब निकलती हैं गंगोत्री से तो गंगा में इतने प्रकार के नाले आके मिलते हैं, वो सब गंगा हो जाते हैं। इसलिए अब वो सब देशभक्ति के गीत गाएंगे, राम नाम गाएंगे, गाय के गोबर का तिलक लगाएंगे, गौमूत्र का पान करेंगे, शुद्ध हो गए। तो आप बीजेपी को गंगा कह रही हैं? हाँ बिल्कुल। मैं अशोक वानखड़े हूँ, और आपने बहुत बढ़िया बात कही कि गंगोत्री से गंगा निकलती है और नाले मिलते हैं। तो अशोक चौहान से लेके नारायण राणे से लेके तमाम भाजपा में जो कांग्रेसी आए, क्या ये सब नाले हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि नाले भी ऊपर से निकलते तो ठीक ही होते हैं, बाद में गंदगी मिलती है उनमें आकर के। जहाँ से ऊपर से वो उद्भूत होते हैं ना भैया, वो ठीक ही होता है। नहीं तो ये गंगा साफ कब होगी? अब एक मिनट, नहीं, अब आप अशोक वानखेड़े आप विषय बदल रहे हैं। नाउ यू कम टू दिस कि जब नाले, मैंने बोला जो उनका मेन सोर्स होता है वहाँ से बिल्कुल साफ़ सुथरे निकलते हैं, बीच में उनकी गंदगी, उनमें गंदगी मिल जाती है। अब मैं दूसरी बात आपको बताऊँ, आज कांग्रेस की हालत है, आप यकीन करिए,
मैं राहुल, प्रियंका और सोनिया जी के बारे में नहीं बोल सकूंगी। कांग्रेस के जो नेता कांग्रेस में हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हम उनको ले नहीं रहे हैं बीजेपी में। ये कमलनाथ जैसे सब। ओके, अभिज्ञान जी। उमा जी, आप तो आपको देखकर बहुत अच्छा लगा इतने वर्षों बाद, उन नेताओं में से जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की। आज एक बहुत बड़ी धारणा है, साफ साफ सवाल पूछता हूं कि ये बीजेपी से बन गई है एमजेपी, मोदी जनता पार्टी। जब ये कहा जाता है तो उमा भारती को कितना दर्द होता है या कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस विषय को इग्नोर कर देती है। ये बीजेपी नहीं रही, ये एमजेपी है। अभिज्ञान, कोई एक विचारधारा किसी व्यक्ति के नाम से चल रही हो, वो उस व्यक्ति के पहले भी थी और उस व्यक्ति के बाद में भी है। और उस व्यक्ति ने अगर उसके नाम से विचारधारा चल पड़ी है, इसका मतलब उसका आचरण, उसकी जिंदगी, उसकी बोली बाणी कथनी, इसमें कोई अंतर नहीं रहा और इसलिए वो धारा का एक अंग हो गया। जैसे गंगा भागीरथी भी कहलाती है क्योंकि वो भागीरथ के नाम से जानी जाती है। गंगा निकली थी गंगोत्री से, फिर जानू ऋषि के गंगा में अटक गई थी, फिर निकाला गया तो वहाँ से जानवी हो गई। तो इसलिए जो तपस्या करके इस धारा को आगे बढ़ाए हैं, उनके नाम भी, गंगा के नाम उनके नाम पे भी होते गए। तो भारतीय जनता पार्टी तो गंगा का एक प्रवाह है और इसमें जिन ऋषियों और मुनियों ने अपने तप से इसको आगे बढ़ाया है, कई जगह पर उनके नाम से वो गंगा होती गई है। मोदी ने जनसंघ के समय की धारा को आगे बढ़ाया है, दीनदयाल जी की, तो कई जगह पर उनके नाम से अगर हो गए, मुझे खुशी है। इफ इट इज एमजेपी होने से आपको कोई एतराज? अभिज्ञान प्रकाश, मैं तेरे अंतर को बिल्कुल ही प्रकाशित कर दूं कि मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ठीक, डन, आई गॉट माय आंसर, डन। ये मेरा क्या गड़बड़ हो गई है। अभिज्ञान है छोटा भाई जैसा है, अब मैं भूल गई कि वो पत्रकार है और बड़ा पत्रकार है। हाँ, गंगा जहाँ से निकली और उसके बाद हम देख रहे, आप चूंकि गंगा एक्शन प्लान से भी जुड़ी रही हैं, तो गंगा का भी कोई उद्धार नहीं हुआ और जितने नदी नाले उसमें मिलते रहे तो वो तो उसी गंगा में मिलते रहे। अंत में गंगा भी एक नाले के तौर पे आगे चल के जहाँ जहाँ जाती हैं वो नाले के तौर पे ही होती हैं, कहीं गंगा साफ नहीं है। तो उसी तरह जो बीजेपी है, अगर उसमें नदी नाले जो आ रहे हैं जो आपने कहा, तो वो भी क्या वो गंदा नाला ही बन गई है? नहीं, आपको मैं ले चलूंगी फरक्का के आगे, जहां भागीरथी कहलाने लगी वो फिर तो से। फिर एक बांग्लादेश से गई, एक हुगली ना ना भैया, मुझे खुद आपकी बात जो कह रहे हो वही लगता था, लेकिन जब मैं गंगा के किनारे चली ना, तो फरक्का जब आ गया तो भागीरथी की जो धारा मैंने देखी, एग्जैक्टली वो बिल्कुल वैसी ही जैसी गंगोत्री में थी। पर उसके बाद जब वो हुगली बन जाती है तो फिर वही हाल है। नहीं, फिर तो वो समुद्र का पानी उसके अंदर आ गया, बैक वाटर्स आए हैं समुद्र के। एक्चुअल जो भागीरथी है वो फरक्का के आगे कम से कम 100 किलोमीटर तक है, जिससे कि यातायात की भी व्यवस्था हुई है। वहां वो बिल्कुल वही पानी है जो गंगोत्री में था। इसलिए जो बीजेपी में नेता आ गए हैं, आप चिंता मत करो, वो हुगली जाते जाते वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि भागीरथी वहां पर। दीदी, मैं वापस उस विषय पर आता हूं जिस पर अभी आपने जिक्र किया था। हाँ। जब यह कहा जाता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, तब दूसरी तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे एक हिंदू था। क्या कहेंगे आप इसमें? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा, और उसने लीड किया था आज़ाद भारत के मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी ने। और फिर वो उसके बाद जो एक कल्पना किए हुए था कि आज़ाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, तो उनकी एक कल्पना ये थी कि आज़ाद भारत का स्वरूप जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, वो विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। और भारत की अपनी आत्मा, यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ के लोगों की बौद्धिक क्षमताएँ हैं, यहाँ के जमीन, जल, जंगल और जानवर हैं, ये यहाँ की आत्मा है, और इस आत्मा पर निर्भर होगा। गांधी के उस सपने की हत्या की है उस व्यक्ति को आप खाली आतंकवादी शब्द बोल करके हम उसका पाप कम नहीं कर सकते। आपने जो दीदी बोला है अभी, एक तबका ऐसा है जो गांधी जी को मानता ही नहीं है, वो उनको जिम्मेदार ठहराता है बंटवारे के लिए, वो कहता है कि उनका कोई योगदान ही नहीं है। अरे बाबा, ये भारत का स्वतंत्र मन है और इसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार देना पड़ेगा। एक राम राज्य के समय पर ही एक बहुत गरीब ही सामान्य से व्यक्ति ने राम की आलोचना कर दी थी। अगर आप इस बारे में इतने फंडामेंटल हो जाएंगे तो आप कट्टरपंथियों से अलग कहाँ हैं? आप जो आलोचना कर रहे हैं उनको करने दीजिए ना,
उनको आलोचना करने दीजिए, और जो मान रहे हैं उनको मानने दीजिए। आप आलोचना एक प्रिविलेज है व्यक्ति का, स्वतंत्रता है उसकी, लोकतंत्र में उसका अधिकार है कि वो क्रिटिसाइज कर सकता है किसी को। हाँ, क्रिटिसाइज में उसको बेहूदगी नहीं करना, इतना ध्यान रखना है, आप अधिकार दीजिए क्रिटिसाइज करने का। क्या उमा भारती जी आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी के योगदान को मानती हैं, या उमा भारती जी को लगता है कि महात्मा गांधी जिम्मेदार थे देश के बंटवारे के लिए? अरे कैसी बात करते हो बाबा, गांधी जी के बारे में मैं ये राय बना करके कुछ दे सकूं, मेरी औकात है क्या ये, जिसने एक पूरे आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया है। आज़ादी की पूरी लड़ाई, बलिदानों की वो श्रृंखला जो 1857 से शुरू हुई थी, जाग उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक महिला ने उस लड़ाई की अगुवाई की थी। इन बिटियों को भी, इस सारी बिटियों को याद रखना होगा। एक लड़की ने, आपकी उम्र की थी वो 18 साल की जब वो लड़ी थी, 23 साल की उम्र में तो वो शहीद हो गई थी। 1857 की लड़ाई है जिसको एक अहिंसक जन आंदोलन में बदलने का काम गांधी ने किया। और काश कि गांधी जी को 20 साल और मिल गए होते तो आज अमेरिका हम पे टैरिफ नहीं लगा रहा होता, अमेरिका हमारे सामने भीख का कटोरा मांग करके खड़ा होता। बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उमा जी ने जो अभी बात की है बहुत बड़ी बात है। दीदी, बीजेपी का एक तबका है वो महात्मा गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को नहीं मानता है, उनको डिस्क्रेडिट करता है। वो कहता है कि नेहरू जी और पटेल के बीच में बहुत सारे विवाद थे। आपकी क्या राय है इस पर? मैं नेहरू जी और पटेल जी और नेहरू जी और अपने महात्मा जी के बीच में जो बातें थीं वो इतिहास का तथ्य हैं, वो इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन इसका मतलब इससे ना तो नेहरू की महानता कम होती है, ना पटेल की महानता कम होती है, और ना गांधी जी की महानता कम होती है। वो महान थे, अब उनकी कुछ असहमतियां थीं, तो आप उन असहमतियों के आधार पर उनकी महानता को कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसा मानकर एक बात आप मान लीजिए, भारत का मन स्वतंत्र मन है, यहाँ लोकतंत्र अभी से नहीं है, लोकतंत्र हमेशा से है। हमारे यहाँ जो षड दर्शन है उसमें एक छठा दर्शन है चारवाक का। सब दर्शनों ने कहा आत्मा है, परमात्मा है, स्वर्ग है, नरक है। एक दर्शन है जिसका नाम है चारवाक का दर्शन। वो कहता है कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज ले लेके घी पियो, अगले जन्म में तो चुकाना ही नहीं है क्योंकि अगला जन्म होना ही नहीं है। ऐसा भी उसको हमने फिलोसफी में गिना। इट इज़ द सिक्स्थ फिलोसफी। ये छठा दर्शन माना गया है, चारवाक का दर्शन। और हम लोग जब फिलोसफी पढ़ते हैं तो हमको चारवाक भी पढ़ाया जाता है। में से 3 दर्शक नास्तिक दर्शन है जी। तो इसलिए जो देश नास्तिकों के दर्शन को भी फिलोसफी में ऐड कर रहा हो, आप वहां पर स्वतंत्रता नहीं देंगे आलोचना करने की? दीजिए स्वतंत्रता आलोचना। दीदी मैं वापस आऊंगा इस पर। आपने देखिए यहाँ पर हर जगह ताली बज रही है आपने जो कहा, लेकिन दीदी नहीं, और मैं एक बात और कहूंगी, अभिज्ञान ने जो मेरी बात का सुनिए, बहुत अभिज्ञान वास्तव में बहुत ज्ञानी है सच्ची में। अभी मैं आपको बताऊं, जो स्वतंत्रता, आलोचना की स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश करते हैं, जो आलोचना की स्वतंत्रता की निंदा करते हैं और जो आलोचना की स्वतंत्रता को संकीर्ण नजरों से देखते हैं, ऐसे लोगों को अभी इस देश की समझ नहीं है, इस देश के मन की समझ नहीं है। ये देश का जो मन है वो पूरा अधिकार देता है। आपने जो अभी बोला, अब इसका एक फॉलो अप सवाल हर एक के मन में आता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, वो ये है। अशोक उंगली उठा रहे थे। मैं एक मिनट दादा, एक सेकंड। इसी पे बीजेपी के नेताओं से कुछ भी पूछो, वो बोलते हैं कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, महंगाई बढ़ गई नेहरू जिम्मेदार है, बेरोजगारी है नेहरू जिम्मेदार है, वो पीछे चले जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो उसका कारण ये है कि ये पार्लियामेंट में सांसदों को ना पुरानी बातों के साथ ही अपनी बात शुरू करते हैं, और जब वो ऐसा बोलते हैं तो मैं बताऊं ये परस्पर की प्रतिस्पर्धा हो गई है। वो कहते हैं कि हमने दंगे करवाए, वो कहते हैं कि जो कत्लेआम हुआ वो हमने करवाया, और मैं जब पैदा नहीं हुई थी तब भारत का बंटवारा हुआ है, मोदी जब पैदा नहीं हुए थे तब भारत का बंटवारा हुआ है, और हमें कहते हैं कि हम भारत में विभाजनकारी मानसिकता लेकर के आए। तो वो भी तो कम नहीं है, तो हम भी कम नहीं रहेंगे फिर बोलने में। सबको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। आप नेहरू को जिम्मेदार मानती हैं? दादा एक फॉलो अप है, आप नेहरू को जिम्मेदार मानती हैं भारत के बंटवारे के लिए? भारत के बंटवारे के समय पे जो हालात थे, उसको, उन हालातों का नेहरू जी, जिन्ना जी का जो भी प्रयोग हुआ हो, लेकिन मूल रूप से अंग्रेज जिम्मेवार थे उसके लिए। उन लोगों ने ये मानसिकता बनाई थी भारत की, खास करके मुस्लिम तबके के मन में, कि तुम हिंदुओं के साथ सुरक्षित नहीं। अभी रुको, मेरे बात का जवाब मैं देखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच ही इज आस्किंग। वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। भारत में जब मार्किंग हुई कि ये पाकिस्तान है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के रूप से नामांकित किया गया,
वहाँ पर बसे हुए मुसलमानों के अलावा जो भारत में मुसलमानों की आबादी थी उसका खाली 2.5% पाकिस्तान गया है, बाकी के लोग नहीं गए। और वो क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको विश्वास था कि पाकिस्तान में मुसलमान के साथ हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान में हिंदू पड़ोसी के साथ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वो पाकिस्तान में गए। तो इसलिए जो बात आप कह रहे हैं, ये अंग्रेजों ने पहले भंग किया, पहले अंग्रेजों ने भंग किया था, आपको याद है, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसी तरह से अंग्रेजों ने भारत के लोगों के दिमाग के अंदर ये जहर भरा कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, जबकि उसके पहले दंगों का इतिहास नहीं है। लेकिन दीदी, बीजेपी के एक नेता हैं गिरिराज सिंह, वो कहते हैं कि बंटवारे के टाइम पर ही सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। अब गिरिराज की जो प्रतिक्रिया आ रही होगी वो सवाल में आ रही होगी जो उससे किया गया होगा। तो मैं चाहूँगी कि बिल्कुल आप ठीक ताली बजा रहे हो, मैं चाहूँगी कि गिरिराज का सवाल भी दिखाइए ना, उसे कहा क्या गया था। तो जो उसको कहा गया होगा, मैंने आपको कहा ना स्पॉन्टेनियस रिप्लाईज होते हैं ये, तो जो कहा गया होगा उसका जवाब दे दिया होगा गिरिराज ने, जो उसको बोला गया होगा। दीदी मुझे एक बात बताइए, 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि आज का जो भारत है वो पंडित नेहरू की वजह से है। एक थ्योरी ये कहती है कि जो भारत में जितनी भी दिक्कतें हैं वो पंडित नेहरू की वजह से हैं। आप किस थ्योरी को मानती हैं? मोदी जी ने हम सबकी थ्योरी इकट्ठी लाल किले से बोल दी थी, अगर आपको याद हो 15 अगस्त के अपने पहले भाषण में उन्होंने साफ कह दिया था कि आज का जो भारत है वो अकेला हम कुछ लोगों का बनाया नहीं है, जितने भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं सबका कंट्रीब्यूशन इस भारत को बनाने में रहा है, मोदी जी ने कहा। आपने कहा कि आलोचना का अधिकार है और होना चाहिए, यही एक स्वस्थ परंपरा है। लेकिन दीदी, आपको नहीं लगता कि आपकी आलोचना की ये जो स्वतंत्रता है, इससे ही आपको पॉलिटिकल बहुत नुकसान हुआ है आप ही की पार्टी में? नहीं, वो आलोचना नहीं थी ना, मैं कभी अपशब्द थोड़ा ना बोलती थी। जैसे वो उस दिन जब मैं अडवाणी जी से नाराज़ हुई हूँ, लाइव हुआ है सब पूरा और मैं वॉकआउट कर गई हूँ, उसमें मैं उनको दादा ही बोल रही थी। मैं जो बोल रही थी वो बहुत सैद्धांतिक बात बोल रही थी। आप ये ध्यान रखिए कि मैं एक महिला थी, मैं जिन वर्गों को रिप्रेजेंट कर रही थी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझसे जुड़ी हुई थी, जिसमें आइडियोलॉजिकली कमिटेड वर्कर के को प्रेजेंट कर रही थी। अगर मैं उस दिन वो बात का जवाब ना देती तो मैंने अपने लिए जवाब नहीं दिया था, उन करोड़ों लोगों का सम्मान बचाने के लिए मैंने वो जवाब दिया था जो आप लोगों को लाइव दिखाया जाता है। जी सर मैं आपके पास आऊँगा, बाकी 2 लोग भी। जयशंकर जी। माँ जी, बहुत सारी बातें हो गई। आपने अभी भगवा आतंकवाद के बारे में बात किया, लेकिन भगवा आतंकवाद की जो जिसने थियरी दिया वो इस सरकार में मंत्री बन गया। राजकुमार सिंह गृह सचिव थे उस समय, उन्होंने ही कहा था कि भगवा आतंकवाद की सारी हमारे पास जो IB की रिपोर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं। दूसरी बात, आपने अपनी छोटी बहन के बारे में कहा। आप गांधी की बात कर रही हैं और आपकी छोटी बहन गोडसे की बात करती हैं, वो गोडसे के समर्थक हैं। एक और सवाल अंतिम में करना चाहूँगा ये कि एक बार जब हमारी आपसे बात हो रही थी इंडिया टुडे के लिए, हमने आपका इंटरव्यू किया था, तो आपने कहा तो मैं तो एक फिनिक्स चिड़िया जैसी हूँ जो अपनी भस्मियों से उठ खड़ा होती है। आज वो आपके भीतर की फिनिक्स चिड़िया कहाँ है? पहले जो फिनिक्स होता है ना, फिनिक्स जो होता है वो पहले भस्म होता है और फिर राख में से उठ के खड़ा होता है। हाँ। तो मैं अभी भस्म कहाँ हुई हूँ? मैं तो साक्षात हूँ। जब भस्म तो होने तो दीजिए मुझे, मैं तो साक्षात हूँ, मैं भस्म नहीं हुई हूँ। तो मेरे अभी भस्म होने का मौका आएगा नहीं, मुझे कोई भस्म कर नहीं पाएगा। जो करेगा वही भस्मीभूत होगा, वो फिनिक्स नहीं है, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं तो खड़ी हो जाऊंगी, खड़ी हूँ। वो ये पूछ रहे हैं कि जयशंकर जी पूछ रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा नाथूराम गोडसे को देशभक्त मान चुकी हैं, कह चुकी हैं ये बात। मुझे उनके बारे इस स्टेटमेंट का मेरे को जहाँ तक स्मरण है, इसके बाद उनको समझाया गया था कि उनको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए बोलने में, और इसकी उनको पर्याप्त दंड भी मिल गया था। देखिए, कुछ महिलाओं की आपको मानसिक स्थिति समझ के चलना पड़ेगा। जितना उत्पीड़न उस महिला का हुआ, तो ऐसी वाणी कई बार निकल सकती है जो बाद में उसको ही लगे कि मैंने गलत। जैसे मायावती जी हैं, मैं आपको मायावती जी का बताती हूँ, आप लोगों ने मायावती जी के बारे में जानकारी होगी, वो कुछ भी बोल देती थी तो लोग बहुत नाराज़ होते थे। जो सोफिस्टिकेटेड किस्म के पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत नाराज़ होते थे। तो हमेशा बोलती थी उसकी बैकग्राउंड तो देखो कहाँ से निकल के आई है, वो जहाँ से निकल के आई है वो उत्पीड़न की एक प्रक्रिया है जो उसने सुनी है, वो झेली है। तो उस कई बार ऐसी बात उसके मुंह से निकल जाएगी, तो उसको लेकर के उसको आप पार्टी का स्टेटमेंट नहीं बना सकते। किसी एक इंडिविजुअल के स्टेटमेंट को आप पार्टी का स्टेटमेंट, आप मुझे तो पार्टी के 3 लोगों का नाम लीजिए, मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। मोदी जी ने कहा क्या, अमित शाह ने कहा क्या, राजनाथ जी ने कहा क्या, और हमारे क्या बोलते हैं जगत नड्डा जी ने कहा क्या, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा क्या। इसके अलावा के जो जवाब हैं वो किन परिस्थितियों में उनके मुंह से निकल गया, उनको पार्टी ने क्या दंड दिए, उस पर भी तो गौर करिए फिर आप। ठीक है, रामकृपाल जी। उमा जी,
सन 86 के बाद से जो आप लोगों ने एक आंदोलन किया और 1992 में जो हुआ, मैंने आपको वहाँ देखा था, लखनऊ में मैं था संपादक। उस समय आप लोगों ने जो भारत, आने वाले भारत का सपना देखा था, आज मैं पूछ रहा हूँ कि जो उस समय की तस्वीर आपने भारत की सोची थी, अगर मैं कहूँ कि वो अगर परसेंटेज टर्म में आप बात करें तो वो सपना कितना पूरा हुआ है, एक सवाल मेरा है। और सिर्फ आर्थिक नहीं मैं कह रहा हूँ, सामाजिक सांस्कृतिक जो भी आप लोगों ने किया था, क्या हम वहाँ तक पहुँचे हैं, कितना दूर हैं, क्या दिक्कतें हैं? और दूसरा मेरा सवाल है, क्या इस देश में अपोजिशन का भविष्य क्या है? क्या लोकतंत्र सिर्फ बीजेपी तक ही रहेगा या आपको लगता है कि नहीं, आगे परिवर्तन आना चाहिए, यहाँ की अपोजिशन के लिए भी एक मौका है? आपने जो पहली बात कही है कि जो सपने देखे थे 6 दिसंबर की घटना के समय पे, 6 दिसंबर की घटना की तैयारियों के समय पे और 6 दिसंबर के बाद के समय पर, उसमें हमने सांस्कृतिक एकता का सपना देखा था। और हमने ये सपना देखा है कि जैसे मैं मानती हूँ कि वेटिकन सिटी ईसाइयों का पवित्र स्थान है, जैसे मैं मानती हूँ कि मक्का मदीना मुस्लिम समाज का पवित्र स्थान है, इसी तरह से मुस्लिम और ईसाई भी माने कि अयोध्या, मथुरा, काशी उमा भारती के पवित्र स्थान हैं और वो उनका सम्मान करें। ये सपना देखा है और मुझे लगता है कि इस सपने की ओर देश को ले जाने में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जो देश में शांति बनी रही, राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बाद, अभी के शिलान्यास के बाद जो शांति बनी रही, राम मंदिर के निर्माण के समय पे जो देशवासी एकजुट होकर के, हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर के उस घटना को टीवी पर देखे, उससे साबित हो रहा है कि वो सपना कुछ हद तक पूरा हो रहा है। एक सर्वधर्म समभाव हमारे देश का चरित्र है और सर्वधर्म समभाव के अनुरूप लोगों का मन तैयार हो रहा है। ये तो पहली बात है। अब दूसरी बात आई, वो मुझे चिंतित करती है, प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल का अंतर, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का अंतर। उसके लिए गरीब आदमी का जो स्ट्रगल होता है अस्पतालों में अपने इलाज के लिए, अपना सब कुछ बेच करके भी कई बार वो नहीं बचा पाते। इस डिस्पैरिटी को दूर करना ये बहुत ज़रूरी है और इसको दूर करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि प्राइवेट अस्पतालों की सुविधाएं कम कर दी जाए, मैं कहूँगी कि प्राइवेट जो निजी संस्थाएँ हैं सेवा में और शिक्षा में, स्वास्थ्य में लगी हुई, उनके बराबर ही सरकारी संस्थाओं का स्तर बढ़ा दिया जाए। मैं गरीबी अमीरी को घटाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं गरीबी के लोगों को अभावों की दुनिया से मुक्त होने के लिए कह रही हूँ। एक बात है। दूसरी बात आपने जो कही थी, दूसरा प्रश्न था, वो था क्या? नहीं, मैंने एक और था ना, वो विपक्ष का जी। अब मैं विपक्ष के बारे में आपको कहूँगी। देखिए, लोकतंत्र में, देखिए भाई साहब, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप लोगों को पता है मैं बिल्कुल पढ़ी नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं है, एक बहुत बुद्धू व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट का मैं 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि मैंने जो भूमिका देखी अटल जी के समय पर भी और अब, वो ये देखी कि लोकतंत्र में जितनी जिम्मेवारी देश को चलाने की सत्ता पक्ष की होती है, उतनी ही विपक्ष की होती है। बस ये है कि वो खामियों को सामने लाता है और सत्ता पक्ष खूबियों को सामने लाता है। क्या विपक्ष ने वो निभाई है परंपरा? जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और नरसिंह राव जी ने उनको जिनेवा में, पाकिस्तान ने जब ह्यूमन राइट वायलेशन का मोशन लाया था, प्रस्ताव लाया था कश्मीर में, पीओके में और कश्मीर में, उस समय पर पूरी नरसिंह राव जी की सरकार को लगा था कि एक अटल बिहारी वाजपेयी है जो इसका जवाब दे पाएंगे। और जैसे ही पाकिस्तान को पता लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी आ रहे हैं तो पाकिस्तान ने प्रस्ताव वापस ले लिया था, क्योंकि उसको पता था इट विल बी डिफीटेड। तो एक समय वो था जब विपक्ष का नेता देश के मामले में एक सुर मिलाता था। और एक समय ये आया जब राहुल और प्रियंका ने और अखिलेश यादव ने कहा कि हम राम मंदिर के शिलान्यास का निमंत्रण मिला है लेकिन हम नहीं जाएंगे। नहीं, इनको जाना चाहिए था, राम देश के नायक हैं। देखिए, असहमति है कि आप उनको भगवान मानते हैं कि नायक मानते हैं, आप एक महापुरुष मानते हैं कि ईश्वर का अवतार मानते हैं, ये असहमति आज की नहीं है, ये गुरु नानक देव, दयानंद, विवेकानंद जी के समय की है। जैसे आर्य समाजी भगवान को भगवान नहीं मानते, वो महापुरुष मानते। लेकिन वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है ये बीजेपी का कार्यक्रम है इसलिए हम नहीं जा रहे। नहीं, तो वो बीजेपी नहीं गए इसलिए तो बीजेपी का कार्यक्रम हो गया, वो गए होते तो बीजेपी का नहीं रहता।
अच्छा आप लोग एक बात बताओ, अगर प्रियंका, लेकिन फिर ये कहा गया राहुल, दीदी, सोनिया, अखिलेश, डिम्पल और वो क्या बोलते हैं ममता दीदी और लालू जी, उनके बहुत सारे बेटे और बहुत सारी बेटियां और दामाद, वो सब अगर इकट्ठे आगे बैठे होते तो बताओ कैमरा किसके चेहरे पे होता, लेकिन फिर मोदी क्या- के या उनके चेहरे क्या पे? ये आप मुझे बताओ। दीदी ये क्या ये कहना ठीक है कि जो राम मंदिर के लिए गया नहीं वहां पर उद्घाटन में, वो देशद्रोही है, वो सनातन विरोधी है, क्या ये बात सही ये है? जिसने कही होगी, मुझे तो इतने नाम बता दो, नहीं तो बाकी कोई कुछ क्या कह रहा है भैया, उनका स्तर है भी ये कि नहीं कि आप उनका उल्लेख करो? आप लोग भी तो ऐसा करते हो, पता ठीक है है। दीदी, हो अब- गया, अब जो जिसने किया उसका कोई है तो नहीं। उमा जी अब दीदी हमें एक भी नहीं गई थी हमारे शो के अयोध्या में, तो आप भी नहीं गई थी सर, जब अयोध्या में जब हुआ शिलान्यास, तो उस समय तो आप भी नहीं गए, आडवाणी जी नहीं गए, जोशी जी नहीं गए, विनय कटियार कहीं दिखाई नहीं दिए। जो लोग अयोध्या आंदोलन के नींव में थे वो लोग तो गायब दिखाई दिए। हम तो वहां थे। अब आप क्या सोचते हो कि हम हम उस आंदोलन में इसलिए भागीदारी कर रहे थे कि हमें ऊपर बिठाया जाएगा? नहीं, राम ऊपर बैठ जाए, हम तो इसके लिए आंदोलन में भागीदारी कर रहे थे। ये तो आपका चलिए दीदी, अब मैं इस शो के एक ऐसे राउंड पर आ रहा हूं और एक ऐसे राउंड पर आ रहा हूं जो आइए ना, ये बोलेंगे जो कि नहीं, अब सुनिएगा, ये आपकी हौसला अफजाई करेंगे, आप लोग हौसला अफजाई जम के करेगा, हाँ या ना? दीदी आज आप पुराने अंदाज और एकदम बेबाकी वाले अंदाज में दिख रही हैं। इनको देख के हो गई। मैं, हाँ, इनको देख के हो गए, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं आपको, यहां पर आप बैठे रहिए, मैं यहां पर आपके सामने कुछ, अरे सुन ना निशांत, मुझे एक शेर तो बोल देने दे इन पे। हाँ प्लीज दीदी, हाँ। ओके, शेर में थोड़ा सा एक लाइन ट्विस्ट कर दूंगी बस, ठीक है? क्योंकि वो आपके कारण हो रही है। मेरे को आज कल से वायरल था और आज नहीं आना ऐसी स्थिति बन रही थी, लेकिन मैं इनसे बहुत स्नेह रखती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊंगी। तो आपको देखा तो कह रहे हैं ना कि मैं ठीक प्रसन्न हो गई हूँ पहले जैसे, उसका कारण है वो एक शेर है बहुत पुराना और बड़ा सबको आता है। क्या उनको देखने से वो आ जाती है जो चेहरे पर रौनक, तो वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। यहां पर दीदी मैं आपसे, यहां पर उमा जी आपके सामने कुछ सवाल लेके आ रहा हूं, आपको उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है, एक ऑप्शन। माय गॉड, तो आप मेरे साथ वहां पर हैं, मैं चाहूंगा हर सवाल पर जोरदार तालियां और हौसला अफजाई होनी चाहिए, क्योंकि वो देखिए आपको देखकर ज्यादा वो एक्साइटेड हो रही हैं, वो इसलिए बेबाकी से जवाब दे रही हैं। आइए जरा, हमारा पहला सवाल यहां पर प्ले करिए रैपिड फायर का। पहला सवाल, सच्चा संत कौन है? आसाराम, राम रहीम या रामपाल? सच्चा संत वो है जिसमें संत के गुण हैं, और संत का गुण है संत हृदय नवनीत समाना, जिसके अंदर क्षमा है, दया है, नैतिकता है और सतोगुण है, वो संत है। अब उसके आधार पे आप देख लीजिएगा कि इन लोगों में वो गुण थे या नहीं। दीदी आपने आसाराम बापू के टाइम पे एक ट्वीट किया था, वो मैं दिखाना चाहता हूं, दिखाइए जरा। वो ट्वीट मैंने वापस ले लिया था। हाँ, वापस ले लिया आपने, ठीक है। ये ट्वीट आपके सामने आ रहा है, देखिए। आपने ये ट्वीट किया था, संत आसाराम बापू निर्दोष, सोनिया और राहुल गांधी के विरोध की उनको सजा मिली, कांग्रेस राज्यों में उन पर झूठा केस दर्ज संत बापू के साथ। हाँ, ये मैंने किया था 22 अगस्त 2013। हाँ, मैंने किया था ये। और जैसे ही मेरे को समाचार मिला, मैं नाम नहीं लूंगी उस बालिका का, उसके पिता के यहाँ से, कि दीदी, तो मुझे तुरंत लगा कि मुझे इसको वापस लेना। मुझे गलत को गलत कहने में और कान पकड़ के माफी मांग लेने में 1 मिनट नहीं लगता, मैं उसको खींचती रही हूँ गलत। ठीक है, आइए अगला सवाल। ये बच्चे ये वाले सवाल का जरूर जानना चाहेंगे जवाब, हाँ या ना? आइए दिखाइए जरा, प्ले करिए हमारा सवाल। रैपिड फायर का हमारा अगला सवाल यहां पर है, बेहतर विचारक कौन, अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद जी? ये दोनों कंट्रोवर्शियल में है, कंट्रोवर्सी में है, अभी मैं पूछूंगा इनके बारे में भी आपसे। अभी पूछ रहे हैं? नहीं, अभी इनके, आपके हिसाब से बेहतर विचारक कौन है? आप ना जो टर्म उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो पहले वाले हैं ना, वो तो उपदेशक हैं, कथावाचक हैं, और दूसरे वाले हैं वो संत हैं, और वो बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के हैं। इसलिए उनकी बातों के बारे में तर्क वितर्क करने का कोई लाभ नहीं। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उनको गलत कह दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको ठीक लग रहा है तो आप हाँ कर दीजिए, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। मैं एक बात जरूर कहूँगी, वो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है इन दोनों को दिखा करके। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो हम कुछ भी पहनते हैं तो हम कहते हैं ना, इट्स माय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देन एवरीबडी हैज अ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यू। मैं वो सवाल आपसे पूछूंगा। ना, यू कैन नॉट वायलेट देन एनीबॉडीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। चलिए, ओके, ठीक है सर।
आइए अब जरा अगला सवाल प्ले करिए, हमारा अगला सवाल। आइए जरा, ग्रीन सिग्नल बच्चों की तरफ से मिल गया है, वो ये है, बेहतर प्रशासक कौन है, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव? बेहतर प्रशासक कौन है दीदी? पहले वाले का नाम तो मैंने रखा था मिस्टर बंटाढार लेकिन मेरे दादा भाई हैं ये। ठीक है, ओके। ठीक है। और अच्छी बात इनकी ये थी कि ये विपक्ष के लोगों के साथ ऐसा हंसी मजाक करके उनके कंधे पे हाथ रख देते थे कि लोग उसको कुछ शक की नज़र से देखने लग जाते थे कि दिग्गी राजा से मिला हुआ है, तो बहुत गड़बड़ हो जाती थी। ओके। दूसरे हैं शिवराज सिंह, ये तो मेरा बड़ा भाई है और ये तो व्यक्ति बहुत लंबा चला है, इतनी लंबी सरकार मध्य प्रदेश में कोई चला नहीं सका है और इन्होंने कुछ लैंडमार्क डिसीजन किए हैं मध्य प्रदेश में। और जो तीसरे व्यक्ति हैं मोहन, ये मेरा बहुत ही प्यारा भाई है। अब मैं इससे अपेक्षा ये करती हूँ कि ये मध्य प्रदेश में गाय, गरीब और नारी की रक्षा करे, क्योंकि अभी अभी आया है, इसलिए इसने अभी टेस्ट पास नहीं किया है। अगला चुनाव आएगा ना तब बात है। इस रैपिड फायर की इससे अपेक्षा है, नहीं इससे अपेक्षा है। रैपिड फायर की शर्त यह है कि आपको एक चुनना है। बेहतर कौन है, बेहतर प्रशासक कौन है? नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आप हर जगह, चलिए आप पास कर दीजिए, आप हर जगह पे नहीं कर सकते। ठीक है दीदी, ओके ओके, कोई बात नहीं। आइए जरा हमारा अगला सवाल प्ले करिए। अब दीदी ये सब बच्चे जरूर जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखती हैं इस सवाल को, दिखाइए जरा, प्ले करिए। बेहतर राजनेता कौन, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, असुद्दीन ओवैसी जी या अरविंद केजरीवाल जी? कोई तो फेवरेट होगा आपका इसमें से। मेरे को दिक्कत कहाँ आ जाएगी, वो अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो मुझे जो अधिकार है वो जी अध्यक्ष रहे हैं नहीं अभी। अच्छा चलिए वो, लेकिन वो जिस प्रकार से प्रकट होते हैं उसमें अध्यक्ष का पता थोड़ा लगता। खरगे साहब का जो अध्यक्ष है उनका पता नहीं लगता, वो डिसअपीयर कर जाते हैं। इसलिए मैं उल्टा इनके बारे में एक बात कहना चाहूँगी, इनको एक बात सीखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। इनको अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ कैसेट देखने चाहिए और संघ की शाखाओं में जाना चाहिए, ताकि ये बेहतर विपक्ष का नेता होना सीखें कि विपक्ष का नेता होना क्या होता है। अब आ जाओ आप अखिलेश पे। अखिलेश की प्रॉब्लम ये है कि वो जिस पार्टी में है वो पार्टी मूलतः अपराधियों को एकत्रित करके बनाई गई है, अपराधियों को, और उनको छूट दी गई। कांग्रेस ने वहाँ राजनीति की थी अपराधियों के समर्थन से, सपा ने राजनीति की अपराधियों को ही टिकट दे करके। ये तो इसलिए अखिलेश तो चुनौती का सामना कर पाएंगे तब वो नेता साबित होंगे। जैसे राहुल गांधी जब ये सीख पाएंगे कि देश के प्रति उनकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मोदी जी की है, तो वो नेता साबित होंगे। अब आए असुद्दीन ओवैसी साहब पर, वो अभी बाहर गए थे विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए, जो हमारा पहलगाम का जो हृदय विदारक घटना हो गई थी उसका पक्ष रखने के लिए। मैं असुद्दीन भाई साहब को कहूँगी कि आप एक बार राम मंदिर अयोध्या आइए ना, भाई इतनी सी बात है। बाकी ये अब देखो, ये बेचारे ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आगे आने के लिए, पब्लिसिटी में देखने के लिए, दूसरा आप लोगों ने ना इतना हाइप क्रिएट कर दिया है, बाप रे, कि आपके नज़रों में बने रहने के लिए इन लोगों को ऐसी ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं जिनके लिए एक्चुअली ये करना नहीं चाहते उनको, लेकिन करनी पड़ती है, नहीं तो आप उनका नोटिस ही नहीं लेंगे, दे विल गो अननोटिस्ड। इसलिए थोड़ा सा आप भी जिम्मेदार, आप अपना फोटो को नहीं लगाए इसमें आप लोग अपना कि हम अब ये अरविंद केजरीवाल, ये पता है ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं। कितना दुखद बात है ये कि ये व्यक्ति अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है, और ये अन्ना हजारे के आंदोलन के बहुत बड़े समर्थक थे, और अन्ना हजारे खुद रोते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट निकल गया मेरे यहाँ पे, तो डिफेक्टेड पीस निकला है। तो इसलिए मैं इन चारों से एक बात कहूँगी, अगर आप एडिट नहीं करेंगे तो मैं कह दूं एक एक बात, जी जी बोलिए, एडिट मत करिएगा। मैं राहुल गांधी को कहूंगी कि विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी होती है, इसको समझिए, खाली सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी नहीं होती है, बोलते समय पे ध्यान रखिए। क्योंकि मैं राहुल से उम्र में बड़ी हूँ, मैं अखिलेश से भी उम्र में बड़ी हूँ, अखिलेश बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं उनको कहूँगी कि आप ना समाजवादी पार्टी को ऐसे लोगों से मुक्त रखिए जो अपराधी प्रकृति के हैं, और एक निर्मल प्रकार की राजनीति करिए, चाहे आपको सफलता मिले या ना मिले। ये मैं अखिलेश से और डिम्पल से अपेक्षा रखती हूँ। आई लव बोथ ऑफ देम। भाई साहब असुद्दीन ओवैसी जी के पिताजी के समय से मैं इनका पिताजी का बहुत सम्मान करती थी, उनके पिताजी मेरे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते थे। मैं इनको ये कहूँगी कि भाई साहब
आप सिर्फ मुस्लिम पक्ष की तरफ से मत बोलिए पार्लियामेंट में, आप पूरे देश के हिंदू पक्ष की तरफ से भी बातें बोला करिए, ताकि पूरा देश आपको माने कि एक मुस्लिम समाज में पैदा हुए आप देश के नेता हैं। और अरविंद केजरीवाल से ये पूछूंगी कि उत्तम कुल पुलस्त के नाती, इतने बड़े कुल में पैदा होने के बाद ये तुम्हारा हाल क्या हुआ? तुम डिफेक्टेड पीस क्यों निकले? तुम ऐसे क्यों निकले? ठीक है, ठीक है। दीदी, अब मैं आपके सामने जो अगला सवाल ला रहा हूँ, बड़ा हम्बल मेरा एक रिक्वेस्ट है, उसमें आप एक जरूर बताइएगा कि आपका पसंदीदा कौन है। ये बच्चे ही नहीं, लेकिन वहां पर जो गेस्ट हैं वो भी ये सुनना चाहेंगे सवाल देखने के बाद। जरा प्ले करिए और एक बार तो लेकिन दिस इज वेरी, अच्छा ठीक है, आप आपकी चॉइस। दिस इज वेरी अनफेयर। सपोज कि मैं 10 लोग को पसंद करती हूँ तो अच्छा ठीक है, आप चलिए, आप सवाल देखिए फिर मुझे बताइए। okay. आप बताइए, आइए प्ले करिए हमारा सवाल। पसंदीदा मार्गदर्शक कौन? विजय राजे सिंधिया जी, अरे आप क्या कर रहे वाजपेयी हो? जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, या मुरली मनोहर जोशी जी? आपको मैं बताऊं, अम्मा ममता से भरी, अटल जी मिठास से भरे, आडवाणी जी जैसा कंपोज्ड व्यक्ति तो मैंने देखा ही नहीं, जिनमें बहुत संजीदगी थी, और मुरली मनोहर जोशी जी ज्ञान से भरे हुए। तो मैंने तो चारों से ग्रहण किया है। जैसे मधुमक्खी सब जगह से शहद इकट्ठा करके अपना छत्ता बनाती है, तो मैंने सब जगह से शहद इकट्ठा किया है। दीदी, अब अगले वाले में तो हम सभी जानना चाहेंगे कि दीदी की पसंद क्या है। दिखाइए जरा, सवाल प्ले करिए जरा। बेहतर प्रधानमंत्री कौन, नेहरू जी या मोदी जी? अपने समय पर जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वो जो करना चाहते थे वो उतना नहीं कर पाए, चीन के लिए बहुत दुखी भी हो गए थे। लेकिन हम ये मानेंगे कि नेहरू जी में भी कुछ अच्छाइयाँ थीं। वो थी कि वो लोगों के बहुत लाडले थे, लोग उनको स्वाभाविक रूप से प्यार करते थे। उनके परिवार ने बहुत बड़ा, उनकी परिवार की पृष्ठभूमि में है त्याग की और संघर्षों की। लेकिन नेहरू जी की जो मानसिकता थी वो अंग्रेजियत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। वो उनको ये लगने लगा था कि भारत का विकास जो होगा, एक डिफरेंस है, क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत यंग है। मैं आपको भी ये बात कहूँगी, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। यहीं नेहरू जी कंफ्यूज हो गए थे कि आप मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करिए लेकिन वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट मत करिए। वेस्ट का उतना ही लीजिए जितना अच्छा हो, और लेकिन ईस्ट के ग्राउंड पर खड़े रहिए। इसलिए ये अंतर है। और मोदी जी ने भारत को मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ाया है विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। ये दोनों का अंतर है। दीदी, अगला सवाल तो आप बड़ा इजीली है, आप बता देंगी। अरे तुमको लगता होगा बाबा। देखिए, नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। और ये बच्चे भी उसको देखेंगे। जरा प्ले करिए हमारा अगला सवाल यहां पर। बीजेपी की दीदी नंबर 1 कौन? सुषमा स्वराज जी, उमा भारती जी या स्मृति ईरानी जी? आप पता है क्या गड़बड़ कर दी हो, ये तो मुझसे छोटी है जी, और ये लगभग 10 साल छोटी है, तो ये तो दीदी हो ही नहीं पाएगी। और ये मुझे इतना प्यार करती थी कि इसमें मुझमें 7 साल का अंतर था। आप यकीन करिए, लेकिन मुझे गोदी में बिठा लेती थी जबकि मैं मोटी हूँ, और ये बहुत पतली थी दीदी सुषमा। मैं तो जब से सुषमा गई है मेरी ज़िंदगी की रौनक चली गई। मैं तो उसे कभी भूल नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं क्या कहूँ, इसमें एक माँ जैसी थी, एक छोटी बहन जैसी है, तो दीदी कोई है नहीं ना इसमें से। दीदी तो मैं हूँ, बीच में ही बैठी हुई हूँ। ठीक है, मैं हमारे जो ऑडियंस है मैं उन पे छोड़ देता हूँ ये सवाल, और वो कमेंट करके बताएं। दीदी, मैं एक बहुत बढ़िया आपने जवाब दिए, पहले तो जोरदार इसके लिए तालियां होनी चाहिए। ये एक सवाल यहाँ पर हर किसी के मन में है, और यहाँ पर ये बच्चों के मन में है कि लोग कहते हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर भगवा आतंकवाद के लिए माफ़ी मांगी जाए तो फिर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवाद की बहन कहने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने उन सबके मन की बात कही है। और आप ऐसा करिए ना, मैंने तुरंत जो रिएक्शन किया, जिसमें आप कह देते हैं ना कि मैं कई बार कोई ऐसी बात कह देती हूँ जो पार्टी से अलग हो जाती है। मैंने कहा था कि विजय शाह एक शर्मनाक वक्तव्य दिए हैं और विजय शाह को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो इसी से आप समझ जाइए कि मेरी विजय शाह के बारे में क्या धारणा है। मैंने कहा था कि इसको तो तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। कहा है। उमा जी, आपको साधुवाद। एक बहुत गंभीर बात आपने आज कही, आवाज की आजादी को लेकर। आपका समय, आप लोग शीर्ष नेतृत्व थे इस देश का, मैंने करीब से देखा। मैं बस सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जब इस आजाद आवाज को इस्तेमाल किया जाता है
तो ये बीजेपी का एक वर्ग चिढ़ क्यों जाता है? आपके समय में भक्त क्यों नहीं थे? ये कहां से भक्त पैदा हुए? ये राष्ट्रवादी पत्रकार कहां से पैदा हुए? अटल जी की सरकार जब थी तो ये क्या राष्ट्रवाद कम था आप लोगों की सोच में, विचारधारा में? ये माहौल कैसे बदला है कि अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो वो इस देश का गुनहगार है? बहुत ये अच्छा लगा आपको सुनकर। नहीं, सवाल बहुत अच्छा है आपका, मुझे नहीं पता उत्तर उतना अच्छा होगा कि नहीं, सवाल अच्छा है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें स्वतंत्रता के प्रकार हैं। जैसे आर्मी का जो सोल्जर होगा उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी डिसिप्लिन चलेगा। पार्टी का जो वर्कर है, जो सदस्यता का फॉर्म भरा है, उसकी अभिव्यक्ति का भी एक अलग डिज़ाइन होगा, उस फ्रेम में उसको रहना होगा। पार्टी के वर्कर को उस फ्रेम में रहना होगा, आर्मी के व्यक्ति को रहना होगा, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, इन्हें जो शपथ ली हुई होती हैं अपनी जॉब करते समय, वो शपथ के अनुसार इनको आज़ादी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब रही पत्रकारों की बात, तो पत्रकारों के साथ अगर बुरा हुआ है तो किसके साथ बुरा हुआ है मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं तो हो सकता है कि वो मतलब ऐसे अपने आप को उठा ना पाए हों कि वो जब सूरज निकलता है ना तो सब चीज़ों को छांट के, धुंधल को छांट करके बाहर आ जाता है, तो ऐसा भी कई बार होता है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी, अगर आप किसी संगठन के, किसी इंस्टीट्यूशन के या किसी आर्मी के, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के या किसी पार्टी के सदस्य हैं, तो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं अब रही पत्रकारिता की बात, तो देखिए साहब, आप लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत दुरुपयोग किया है। मेरे को ऐसे ऐसे नाम दिए गए थे उस समय पर, मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे, अगर मैं पब्लिक के बीच में जाके ठीक से खड़ी ना होती तो मीडिया का एक ऐसा वर्ग था जो इसलिए ये हालत नहीं कर रहा था क्योंकि मैं कास्ट, क्लास और जेंडर के हिसाब से, उनके हिसाब से अनुकूल नहीं थी। सो आई वाज फेसिंग द कास्ट बायस, आई वाज फेसिंग द क्लास बायस एंड आई वाज फेसिंग द जेंडर बायस, और उसको मैं पार करके कैसे बाहर आई हूँ, और वो मीडिया ने कितना बड़ा क्रिएट किया था, इसको मैं कभी नहीं भूलती। इसलिए अगर ऐसे लोगों को सजा मिलती है तो जरूर मिलनी चाहिए, मैं बहुत खुश होती हूँ इस बात की। ठीक है दीदी, मैं अभी हम लोग वहाँ पर रैपिड फायर में आपसे जिक्र कर रहे थे और आपने एक पॉइंट को एम्फसाइज किया, मैं वही आपसे पूछूंगा। आजकल कुछ साधु संत काफ़ी विवादों में, एक कथावाचक है, आपने खुद कहा वो कथावाचक हैं, अनिरुद्धाचार्य, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे महिलाएं बहुत गुस्से में। मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल कोई कमेंट नहीं कर सकती, मैं इस बातों को इस योग्य नहीं समझती हूँ कि मैं कमेंट करूँ। ठीक ठीक। प्रेमानंद जी महाराज, अगर उनकी बात करें, वो संत हैं, आपने कहा ये कथावाचक हैं, वो संत हैं, हो गया। प्रेमानंद जी महाराज बहुत बड़े संत हैं। अब संतों की जो वाणी होती है वो निकल जाती है उनके मुंह से, अब मैं इसलिए उनके बारे में भी कुछ कहूँगी नहीं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। लोग उनके, देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, एक जैसे प्रेमानंद जी हैं या श्री हैं या जग्गी वासुदेव जी हैं और भी कुछ संत हैं, ये एक बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं। वो काम ये कर रहे हैं कि इनकी वजह से हज़ारों लाखों लड़के लड़कियाँ ड्रग्स छोड़ रहे हैं, शराब छोड़ रहे हैं, बुरी आदतें छोड़ रहे हैं, नशे छोड़ रहे हैं, दुर्व्यसन छोड़ रहे हैं, वो राधे राधे बोल करके वो चीज़ों को छोड़ रहे हैं जिन चीज़ों से उनका स्वास्थ्य खराब होने वाला है, पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। अब इन बातों पे उनका उन्हीं से पूछिए, वही जवाब दे तो ठीक है, हमसे मत कहलवाइए, क्योंकि देव की क्या नाम है, सॉरी, अनुराधाचार्य जी, हाँ, ये तो छोटे हैं, तो इनको तो मैं यही कहूँगी कि हमारे यहाँ कहा गया सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत, हाँ, और देश काल परिस्थिति के अनुसार ही वाणी का उच्चारण होना चाहिए। दूसरी बात है महाराज की, तो मैं महाराज के बारे में यही कहूँगी कि मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि महाराज के पास जाकर लड़के लड़कियाँ बहुत जाते हैं। मेरा खुद का मेरे एक भाई का पोता, वो DU में पढ़ता है, वो लड़का उनका बड़ा भक्त है, वो जाते हैं और उनकी बुरी आदतें छूटती हैं, ड्रग छूटते हैं, सिगरेट छूटती है, शराब की लत छूटती है, इससे माँ बाप परेशान होते हैं। तो इनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखिए। दीदी, एक थ्योरी चलती है कि सनातन धर्म को खतरा है, किससे खतरा है? ओह, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, तो मैं प्रेमानंद जी को भी कहूँगी, अनुरुद्धाचार्य जी को भी कहूँगी कि कम ज़्यादा कपड़े पहन लेने से हिंदू धर्म खत्म नहीं होने वाला, वरना सनातन संस्कृति खत्म होने वाली। दीदी, ये बच्चियाँ बैठी हैं यहाँ पर, बच्चे बैठे हैं, इनसे जुड़ा एक और बयान है, जरा उसको प्ले करिए पहले। हिंदू स्त्रियां हे भगवान, देखकर शर्म आती है, पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। आप पता है रील जो बच्चियां बनाती हैं उससे नाराज हैं। आप जिस स्टेटमेंट को दिखा रहे हैं उस पर दीदी माँ ने माफी मांग ली है,
और खुलेआम माफ़ी मांगी है हाथ जोड़ करके। उनको दुख हुआ था बहुत, और मैंने खुद उनका वीडियो देखा था जिसमें, क्योंकि वो तो हज़ारों बेटियों को, बालिकाओं को जो बिना माँ बाप की थी उनको पाल पोस के बड़ा की हैं, पढ़ाई हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाई हैं, IAS IPS बनाई हैं, उनको विदा किया है, उनकी डोली को खुद कंधा दे करके पालकी को विदा किया है ससुराल के लिए। तो उन्होंने खुद कहा था मेरे मुँह से निकल गया और किसी को कष्ट हुआ है, मैं तो सबको बेटियाँ मानती हूँ, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। तो जब ऐसा हो गया तो उस स्टेटमेंट को आप रिपीट मत करिए। बिल्कुल। दीदी एक विवाद वो ये है, कहा यह गया कि भागवत वही पढ़ेगा जो ब्राह्मण है, इस पर आप क्या कहेंगे? पता है आप जिनके व्यासपीठ पर ब्राह्मण बैठेगा। सुनो ना, हम सच्ची में, हमको आप अपना नहीं बताते कभी कि आप क्या गलतियां करते हो, सबको कटघरे में खड़ा किए हो, फालतू की बातों को क्यों दिखाते? कौन कह रहा था, उसकी अथॉरिटी क्या है जो कह रहा था? नाम तो लो, क्या अथॉरिटी है उसकी? आप सहमत है ना कि कोई गैर ब्राह्मण भी भागवत कथा सुना सकता है? हाँ, अब ये दूसरा विषय है। पहले विषय तो वो हो गया कि कौन ने कही। ठीक है, अब मैं आपसे ये गांव में लड़ाई हुई है, छोटे से गांव में, ठीक है, आप उसको हु हा हा किए हैं बहुत ज्यादा। अब आप आ जाओ दूसरी बात पर। आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण ही ब्राह्मण नहीं है ना बाबा, वो यादव हैं, और प्रभु राम ब्राह्मण नहीं है, वो ठाकुर हैं। और जो व्यासपीठ जिन व्यास जी के नाम पर जानी जाती है, वो ये केवट की पुत्री के पुत्र हैं, वो सत्यवती के बेटे हैं, जिसने बाद में महाराज शांतनु से विवाह किया था। तो इसलिए सूत जी हैं, वो स्वयं जिनको हम कथित रूप से दलित वर्ग का बोलते हैं, वो हैं, और राम जी क्षत्रिय हैं, और ब्राह्मण उनकी गाथा गाते हैं। अरे साहब, ब्राह्मण का मन बहुत बड़ा होता है, ब्राह्मण ने उसकी गाथा गाई है जो ब्राह्मण नहीं था, मैं आपको बताऊं। इसलिए मैं आपको कहूंगी, अब आपने देखी दीदी, ब्राह्मण नहीं थे ना, कृष्ण ब्राह्मण नहीं है, और भागवत का वाचन तो जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण के अलावा कोई बोलेगा ही नहीं, तो वो कृष्ण की जात बदल देंगे क्या? दीदी लेकिन आपने अभी जिक्र किया ब्राह्मणों का, जो आपने जिक्र किया उससे मुझे एक बयान याद आ गया। देखिए दीदी, एक तरफ तो जातिवाद से हम बचने की बात कर रहे हैं, उन्होंने ब्राह्मणों में ही जातियां बता दी। जब उस पे आप जाओगे ना इस सामाजिक संदर्भों में, तो इसमें जो कुल हैं, गोत्र हैं, फिर तो जो इतने ज़्यादा हैं कि जो रामभद्राचार्य जी हैं ना, वो इसके विशेषज्ञ हैं, तो वो विशेषज्ञता के कारण बोल रहे हैं, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ऐसा वर्गीकरण होना चाहिए। आपको बता रही हूँ, आप पहले इसको समझिए, वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है, जबकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और मैं उनकी बेटी हूँ। इसीलिए वो करते क्या हैं, अभी जो व्याख्या, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, मनुस्मृति से चल रहा है, मनुवादी समाज है। कहाँ है मनुवादी? अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, संविधान पर देश चल रहा है, मनु का नाम तो कहीं किताबों में लिखा हुआ है। इसलिए एक बातें हैं जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो किसी के सवाल के जवाब में डेप्थ में जा रहे हैं। नहीं तो मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, और वो तो मुझे बेटी कहते हैं अपनी। ठीक है दीदी, अब क्योंकि आपकी तबीयत भी थोड़ी सी, मेरी तबीयत बहुत अच्छी, आपकी खराब हो रही है। हम बंद करना चाहिए। मैं शो के आखिरी राउंड में आ रहा हूं दीदी, ये आपके कर दीजिए, ये बस ये आखिरी राउंड है, इसमें मैं आपको बोलने का कष्ट नहीं दूंगा। ये यस है, ये नो है, तो कोई बात, ये सामने कैमरा है, आप चाहें तो पास भी कर सकते हैं। नहीं, ये तो तानाशाही है। नहीं, मैं पास का भी ऑप्शन है, इसलिए क्या मतलब होता है पास? क्या है? ये यस है, ये नो है, और आप चाहें तो मुंह से इसको ऐसे कर दीजिए, मुंह से बोल दीजिएगा पास है। हमारा पहला सवाल प्ले करिए जरा। पहला सवाल हमारा यहां पर रैपिड फायर राउंड का, ये देखिए, पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए, यस या नो? मैं कहूंगी पूरे देश के लोग शराब ना पिए, इस प्रकार की स्थिति देश में सामाजिक जागरण के द्वारा बनानी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल हमारा यह है कि आतंकवाद का धर्म होता है, यस या नो? नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन धर्म के नाम पर लोग आतंक करते हैं, वो उनकी जघन्यतम सजा होनी चाहिए। आप इसमें यस कहेंगे या नो कहेंगे? हो तो गया, यस ही तो पकड़े हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए, कोई बात दीदी, आइए प्ले करिए सर। अगला सवाल दीदी, आप उसको सीधे रख दीजिए, वरना यस नहीं, सीधे रख दीजिए आप उसको। ठीक है, हाँ। संविधान से अकबर और टीपू सुल्तान के चित्र हटने चाहिए। संविधान में कहां अकबर और टीपू सुल्तान? संविधान में चित्र हैं, चित्र बने हुए हैं उनके। अब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, संविधान में कहां बने, मुझे देखने दीजिए संविधान। ठीक, आइए अगला सवाल प्ले करिए। आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा होनी चाहिए। आरक्षण एक ऐसा विषय है
कि यह एक ऐसा सिद्धांत है, ये विषम समाज में समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता, और इसलिए विषमता युक्त समाज में विशेष अवसर का सिद्धांत है, उसका नाम आरक्षण है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ सवर्ण वर्गों को भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी, अगर वो गरीब वर्गों के हैं, गरीबी की रेखा के नीचे के हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और इसमें वो कितनी भी सीमा पार कर जाए, लेकिन जब तक इस देश में एक विशेष अवसर का सिद्धांत लागू करके हम समानता नहीं लाते। आप इसका प्ले कार्ड को नीचे रख, आप इसको नीचे रख लीजिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या कुली का बेटा, जब तक वो समान शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं पाते हैं, तब तक देश में आरक्षण रहना चाहिए, चाहे परसेंटेज कुछ भी हो। ठीक ठीक है, ठीक है। आइए जरा अगला सवाल, अगला सवाल प्ले करिए। अगला सवाल है, भारत निर्माण में जवाहरलाल नेहरू जी का बड़ा योगदान है, यस या नो? नो नो, दिस इज डिबेटेबल। ठीक है, दिस इज डिबेटेबल, ठीक है, वेरी मच डिबेट। इस पर डिबेट होनी चाहिए, इसमें डिबेट होनी चाहिए। अगला सवाल प्ले करिए। राम मंदिर निर्माण में राजीव गांधी जी का भी योगदान है। राजीव जी का योगदान असल में राजीव जी ने ही खत्म कर दिया। जब आपको याद होगा, जब शाहबानों का प्रकरण आया, तो शाहबानों के मामले में जब गुजारा भत्ते की बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया शाहबानों के पक्ष में, लेकिन संविधान में संशोधन करके उसको खत्म कर दिया गया। इसके साथ राजीव गांधी जी का ऐसे विषयों में योगदान खुद ही उनने खत्म कर दिया था, ऐसी गलतियां कर करके। ठीक, आइए जरा, पता नहीं यस या नो। अगला सवाल प्ले करिए। प्ले करिए, लास्ट के 3 सवाल है, प्ले करिए जरा। हमारा सवाल है, नाथूराम गोडसे देशभक्त था, यस या नो? जो गांधी जी का हत्यारा हो, मैं उसको बहुत बड़ा पापी दीदी इसको नो कर दीजिए। अरे तो नो कर दिया ना भैया लोग। ठीक, अगला सवाल प्ले करिए जरा, प्ले करिए। अगला सवाल हमारा यह है कि पूरे देश में हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए, यस या नो? आप लोग को अपनी ओपिनियन देने का पूरा अधिकार है। हमारे देश की जो मूल भाषा है, जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो है संस्कृत जी। कभी अगर ऐसी स्थिति आ गई तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई उसके लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि सारी भाषाएं, एक तमिल को छोड़ के, तमिल तो संस्कृत से भी पुरानी मानी गई है। दीदी आप इसमें नो दिखा रहे हैं। अरे यार लो, ठीक है, आप इसको साइड रख दीजिए। आप इसके लिए यस बोलेंगे या नो बोलेंगे? इसलिए जो राज्य इसको स्वीकार करें फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे, तो वैसा हो, और जो राज्य कहें कि ये सेकंड लैंग्वेज होगी तो वैसा हो। इसलिए इसमें अनिवार्यता की बात नहीं आती, इसमें चॉइस ऑफ द स्टेट की बात आएगी। वो नंबर 1 पे रखता है कि नंबर 2 पे रखता है। देखिए, अब आखिरी सवाल जो है, इस सवाल को, ये हमारा नहीं है, कई सारे लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा, तो हमने इसको इंक्लूड किया है। सबका यहां पर सवाल है, और मैं चाहूंगा इसको जरा दीदी आप बताइएगा यस या नो, दिखाइए जरा प्लीज। सवाल है, उमा भारती चुनावी राजनीति में वापसी करेंगी, यस या नो? दीदी प्ले कार्ड अभी आप दिखा सकती हैं। ये तो आप वो सवाल कर रहे हो जिसका वजूद ही नहीं, मैं राजनीति से गई ही नहीं हूं, मैं तो हूं तो राजनीति में। आपने कहा था एक ब्रेक लेके आएंगी, हैं? आपने कहा था कि चुनावी राजनीति में आप एक ब्रेक लेकर आएंगे। हाँ, तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? आपने थोड़ी देर के लिए कहीं ढाबे पर खड़े होकर चाय पीने लगे, तो इसका मतलब है थोड़ी कि आप आगे नहीं जाएंगे। नहीं तो 29 में चुनाव लड़ेंगे आप? हैं? 2029 में चुनाव लड़ना चाहती हैं? मैं अपनी आखिरी सांस तक राजनीति करूंगी, क्योंकि मेरी राजनीति मेरे लिए नहीं है। जब मैंने राजनीति शुरू की थी, मेरे पास बंगला था, मेरे पास 3 गाड़ियां थी, और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी उम्र जब 20 साल की थी तब मैं टैक्स पेयर थी, और मैं राजनीति शुरू करने से पहले दुनिया के 60 देशों में जा चुकी थी, और मैं 27 साल की उम्र में सांसद हो गई थी, और मैं तय किए हूं कि जब तक जीऊंगी आखिरी घड़ी तक राजनीति करूंगी, टिल माय लास्ट ईयर। दीदी तो इसमें एक बार यस दिखा दीजिए प्ले कार्ड को। इसलिए इसमें से नहीं, ये जो आपका ये जो शब्द है ना वापसी, इसको हटा दो। आप राजनीति को चुनाव से क्यों जोड़ते हो? ठीक है, कि चुनाव लड़ना ही राजनीति है। ये आप लोगों ने बहुत कुछ गड़बड़ टर्म दे दिए हैं। चुनाव नहीं लड़ा तो राजनीति छोड़ दी। नहीं बाबा, हम चुनाव लड़वाते हैं, मैं चुनाव जिताती हूँ, मैं टिकट दिलवाती हूँ, फिर उसका प्रचार करने जाती हूँ, वोट मांगती हूँ, तो कहाँ राजनीति छोड़ना कहलाया? किसने कहा आपको मैंने राजनीति छोड़ दी? दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हो, आपने समय निकाला, बहुत बहुत आभार दीदी।